हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड यूर गाइडर निशा शर्मा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू गाइज आर गुड। सो गाइस, फिर से आपका स्वागत है एक बार पर्यावरण की दुनिया में, भूगोल की दुनिया में, ज्योग्राफी की दुनिया में, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको पढ़ने और समझने में हम सब लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है, जैसा कि आपके कमेंट से मुझे पता चला। सो थैंक यू सो मच। सो वी हैव कंप्लीटेड 6th क्लास ज्योग्राफी। हम 6th क्लास की ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट भी क्रिएट कर दिया है, 6th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी। तो आज हम स्टार्टअप करते हैं 7th क्लास की ज्योग्राफी। ठीक है, तो 6th क्लास की जो ज्योग्राफी बेसिकली हम उसमें 8 लेसन हमने पढ़े थे, और उन 8 लेसन्स को आप जरूर देख लेना, क्योंकि लेसन्स हमेशा कहते हैं ना ईजी टू डिफिकल्ट चलते हैं। तो बेस होता है 6th क्लास, 6 से ही 7th को स्किप करना, ठीक है ना, 6 से ही 7th पे आना। तो इसके अंदर हम 10 लेसन्स को पढ़ेंगे। एनवायरनमेंट है, अर्थ के बारे में है, अर्थ का बदलता नेचर है, मतलब जो भी हैं उसमें हमने 8 पढ़े थे, यहाँ हम 10 लेसन पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट गेट स्टार्टेड आवर लेसन नंबर 1। तो हम पहला लेसन स्टार्ट कर लेते हैं। मेरी एक्सप्लेनेशन बाइलिंगुअल रहेगी, सो डोंट बी कंफ्यूज कि पेज हिंदी में लिखा है या इंग्लिश में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आई एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स हिंदी एंड इंग्लिश, बोथ लैंग्वेजेस। सो हम एनवायरनमेंट, अब देखिए ये जो ज्योग्राफी है 7th क्लास की, ये कहीं ना कहीं जो ईवीएस वाले स्टूडेंट हैं, जो केवीएस का एग्ज़ाम देते हैं, सीटेट या कोई और एग्ज़ाम देते हैं, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। ध्यान रखना, ज्योग्राफी बहुत बिग रोल प्ले करती है ईवीएस के अंदर। तो एनवायरनमेंट क्या होता है, पर्यावरण क्या होता है, मतलब व्हाट द मीन ऑफ एनवायरनमेंट, व्हाट द मीन ऑफ पर्यावरण। अब सिंपल सी बात है, पर्यावरण क्या होता है? जो अपने आसपास का एटमॉस्फेयर होता है, जो हमारा नियरेस्ट एरियाज़ होते हैं, जो आसपास का एटमॉस्फेयर होता है, वही क्या कहलाता है बच्चे? पर्यावरण कहलाता है। तो एनसीईआरटी हमेशा अपने लेसन को कुछ अलग तरीके से स्टार्ट करती है कि आपको एग्जाम्पल दिखाने के लिए, कि पहले आपको एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। आगमन मेथड होता है, बेसिकली बात करें एनसीईआरटी को समझाने के लिए इंडक्टिव मेथड को यूज़ करते हैं। इजी टू डिफिकल्ट मीन्स पहले जो आपको पता है उन चीज़ों को आपको बताया जाता है, और फिर जो चीज़ें आपको नहीं पता फिर आपको। तो ये भी एसएसटी का एक क्वेश्चन होगा कि ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ाने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है? तो इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि को यूज़ किया जाता है। तो स्टार्टिंग में लंबी छुट्टियों के बाद रवि जा रहा था, हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है हमारे एग्जाम के लिए कि उसने तितलियाँ देखी, विशाल ये देखा, एनवायरनमेंट बदल रहा है, प्रधानाचार्य से पूछा वट, तो रवि पूछता है ये क्या है। तो मीन्स हमें क्या याद करना है कि फिर रवि पूछता है तो टीचर कहती है कि बेटा ये तो पर्यावरण बदल रहा है। तो रवि कहता है कि व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट होता क्या है। फिर वो कहने लगा, भी टीचर ने बताई बेटा जो भी अपने आसपास होता है सारा एनवायरनमेंट होता है। तो मीन्स ये कहता है जैसे हमारा सड़क, कूड़ा करकट, खेल का मैदान, मेज, क्या सभी पर्यावरण के अंग है? तो शिक्षक कहता है बिल्कुल हाँ, ज़रा रुको भाई, ऐसा नहीं है कि आपको लगता है पर्यावरण का मतलब जो हमारे ऊपर दिखाई दे रहा है वही एनवायरनमेंट होता है। हम बेसिकली क्या सोचते हैं, ये बादल से दिख रहे हैं यही एनवायरनमेंट है? नहीं, एनवायरनमेंट क्या है? जो पर्वत हैं, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, पेड़ हैं, प्राणी हैं, सड़कें हैं, कार है, किताबें हैं, मेरे रूम में चीज़ें रखी हैं, वो भी मेरे रूम का एनवायरनमेंट है। समझ रहे हो ना? तो एनवायरनमेंट में सभी चीज़ें जो हैं बेसिकली आप कह सकते हो कि आ जाती हैं एनवायरनमेंट के अंदर, सभी चीज़ें। अब एनवायरनमेंट का एक क्वेश्चन है, बहुत बार आता है एग्जाम में, दिस वन। जो एनवायरनमेंट है इसकी उत्पत्ति फ्रेंच लैंग्वेज से हुई है। तो जस्ट रिमेंबर द पॉइंट कि एनवायरनमेंट की उत्पत्ति किस लैंग्वेज से हुई है? फ्रेंच शब्द के एनवायरियर। तो ये ध्यान रखना, फ्रेंच शब्द के एनवायरोनेरर। ठीक है, तो इस शब्द से जो है एनवायरनमेंट की उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब होता है पड़ोस। मीन्स अपना जो आसपास का नेबर होता है, जो अपना आसपास का नेबरहुड होता है बच्चे, हम उसी को क्या बोल देते हैं? पर्यावरण बोल देते हैं। ठीक है, हम उसी को क्या बोल देते हैं? पर्यावरण। तो फर्स्ट पेज पर कुछ भी नहीं है, फर्स्ट पेज पे टीचर्स और स्टूडेंट की जस्ट डिस्कशन है अबाउट द पर्यावरण, कि पर्यावरण होता क्या है। ठीक है ना? तो गॉट इट, पर्यावरण क्या होता है? कई बार क्वेश्चन पूछते भाई क्या शामिल नहीं होता, तो हर चीज़ ही एनवायरनमेंट के अंदर बेसिकली शामिल होती है। ठीक है, अब जो एनवायरनमेंट होता है उसके क्या कंपोनेंट्स हैं, मतलब एनवायरनमेंट के क्या कंपोनेंट होते हैं, कौन से घटक होते हैं एनवायरनमेंट के? तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट के एक तो होते हैं नेचुरल। नेचुरल मतलब जो नेचुरली क्रिएट होते हैं, जिसको कोई इंसान क्रिएट नहीं करता, जो नेचुरल होते हैं, जो प्रकृति के अंदर होते हैं, जो हमेशा से विद्यमान रहते हैं, उनको नेचुरल घटक बोलते हैं, नेचुरल कंपोनेंट्स बोलते हैं, सॉरी। और एक होता है मानव निर्मित, जो मैन मेड्स होते हैं, जिनको ह्यूमंस मेड करते हैं, हम खुद क्रिएट करते हैं, वो जो कंपोनेंट्स होते हैं वो मैन मेड होता है। और तीसरा मानव खुद ही इसका एक बहुत बड़ा घटक होता है। कहीं सोचो कि 2 ही घटक होते हैं, नेचुरल और मानव, मतलब मानव निर्मित, मतलब ह्यूमन भी एक बहुत बड़ा घटक होता है पर्यावरण का। इस डायग्राम से बहुत चीज़ें आपको समझने को, देखने को मिलेंगी, ध्यान से देखिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो नेचुरल घटक हैं, क्योंकि क्वेश्चन ईवीएस में तो सिंपल सा भी पूछ लेगा कि नेचुरल घटक के अंदर कौन सा नहीं आता, मतलब प्राकृतिक घटक कौन कौन से हैं। तो प्राकृतिक घटक कौन सा है? एक तो स्थल मंडल, जो अपना लैंड एरिया होता है, मतलब जो धरती के ऊपर का ये जो होता है ना, अर्थ का जो सरफेस, ऊपरी जो पार्ट होता है, डेट इज स्थल मंडल, इसको हम स्थल मंडल कहते हैं। फिर वायुमंडल, जो आपको पता है जो ये 1600 किलोमीटर तक का जो हमारे ऊपर होता है ऐसे ऐसे, तो ये होता है वायुमंडल।
जलमंडल क्या होता है, जो ये जल होता है, ठीक है ना, महासागर महाद्वीप सब जलमंडल होते हैं। तो इधर स्थलमंडल है, इधर जलमंडल है और इधर वायुमंडल है। लेकिन इन तीनों से मिलकर जो कंपोनेंट बनता है वो होता है जैवमंडल, मीन्स जिसमें हम रहते हैं बेसिकली, जिसमें इंसान पेड़ पौधे सब आ जाते हैं। तो ध्यान रखना, स्थलमंडल वायुमंडल जलमंडल तीनों अलग सरफेस है, लेकिन तीनों का एक पार्ट होता है जैवमंडल। क्योंकि जो जैवमंडल होता है, जो बायोस्फीयर होता है, वो इन सबसे मिलके बनता है, ठीक है। स्थलमंडल को हम बोलते हैं लिथोस्फेयर, वायुमंडल को बोलते हैं बायो एटमॉस्फेयर, और जलमंडल को बोलते हैं हाइड्रोस्फेयर, और जैवमंडल को इंग्लिश में बोलते हैं बायोस्फेयर, ठीक है। बायो इज़ अ रूट वर्ड फॉर ह्यूमन बींग। तो ये सब घटक होते हैं नेचुरल। अब मानव निर्मित कौन से हो गए? मानव निर्मित जैसे कि मतलब जो इंसान ने कंस्ट्रक्ट किया है, मतलब जो प्रकृति से नहीं आया, जो गॉड से नहीं आया, जो नेचर से नहीं आया, जो हमने बनाया है। तो जैसे बिल्डिंग्स है बड़ी बड़ी हमने बनाई हैं, पार्क्स हैं हमने बनाए हैं, पुल हैं हमने बनाए हैं, सड़कें हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, मंदिर है, स्मारक है, मोन्यूमेंट्स हैं, यू कैन से इंडस्ट्रीज़ हैं, ब्रिज हैं, जो बिल्डिंग्स हैं। तो ये सब क्या है? मानव निर्मित। मतलब है तो ये भी एनवायरनमेंट का पार्ट ना। नेचर इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बींग्स इज आल्सो द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। और लास्ट में जो मानव है वो भी तो एनवायरनमेंट का पार्ट है। जो हम लोग हैं, मतलब एक व्यक्ति है, उसका पूरी फैमिली है, समुदाय होता है, पूरी कम्युनिटी है, पूरे रिलीजन्स हैं, पूरी जो हमारी एजुकेशन है, जो इकोनॉमिकल लेवल है, जो पॉलिटिक्स जो स्थिति है, ठीक है, इट्स कॉल्ड पॉलिटिक्स, इट्स कॉल्ड इकोनॉमिक्स, इट्स कॉल्ड एजुकेशनल, रिलीजियस, कम्युनिटी, फैमिली एंड व्यक्ति, ये सभी मानव के घटक हैं। वाई आई एक्सप्लेन दिस मेजर डायग्राम, क्योंकि जो एनसीईआरटी क्वेश्चन पिक करती है सीटेट में, वो डायग्राम्स में से ही पिक करती है, डायग्राम को ही आपको समझना होता है। तो यहाँ से पिक कर देगा कि मानव से रिलेटेड कौन सा घटक नहीं है। तो आप ध्यान रखोगे यही है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, ठीक है। फिर पूछ लेगा कि नेचुरल कौन से हैं, तो नेचुरल ये चारों स्फेयर हैं। फिर आपसे पूछे मानव निर्मित क्या होते हैं, तो हर एक चीज़ जो इंसान ने क्रिएट की है डेट इज़ मानव निर्मित, जिस ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस चीज़ को। तो ये सेकंड पेज पे मतलब एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब किया, घटक को डिस्क्राइब किया है। क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा, कोई भी घटक आपसे पूछ सकता है, ये किस फील्ड में आता है, किस कैटेगरी में आता है, मैच करो एक्सेट्रा, ठीक है। तो हम प्राकृतिक वातावरण में जो है परिवर्तन होते रहते हैं, आपको पता हो तो चेंज होते ही रहते हैं। अब जो हमारा जो एनवायरनमेंट होता है बच्चे, वो दो टाइप से होता है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बायोटिक एंड नॉन बायोटिक, बायोटिक और अबायोटिक, सॉरी नॉट नॉन बायोटिक, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक क्या होता है? जीवीय, मीन्स जो सजीव प्राणियों का संसार होता है, मीन्स जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जो सांस ले सकते हैं, जो फील कर सकते हैं, वो लिविंग जो थिंग होती है ना, डेट इज कॉल्ड बायोटिक। बायो मैंने आपको बताया था, बायो इज अ रूट वर्ड फॉर जीव। जो जीव से रिलेटेड होती हैं, जो बायो से रिलेटेड होती हैं, बायोटिक कहलाती हैं। तो जो सजीव प्राणियों का संसार होता है, जैसे आप ह्यूमन बींग्स हैं, आप सांस लेते हो ना, तो आप बायोटिक के अंदर आ गए, ठीक है ना। जैसे पादप, जीव जंतु सब ये बायोटिक फैक्ट के अंदर आपके आ जाते हैं। एबायोटिक क्या होता है? जो निर्जीव चीज़ें होते हैं, सभी चीज़ें जिसमें जान नहीं है। मैं अब सोफे की कुर्सी बैठी हूँ, डेट इज़ आल्सो अबायोटिक, ठीक है। मेरे ऊपर एक फ़ैन चल रहा है, डेट इज़ आल्सो अबायोटिक। मैं हाथ से मोबाइल से वीडियो बना रही हूँ, डेट इज़ आल्सो अबायोटिक, ठीक है ना। जिन चीज़ों में जान नहीं होती, जो निर्जीव होते हैं, तो वो अबायोटिक घटक कहलाते हैं। और बायोटिक होते हैं जो ह्यूमन बींग्स, जो दे कैन ब्रीथ, सीधी सी बात है, जो सांस ले सकते हैं। तो पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, आपको पता होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो दे आल्सो ब्रीथ करते हैं भाई पेड़ पौधे। तो ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड, व्हाट इज बायोटिक एंड एबायोटिक। आपको एक्सप्लेनेशन, कोई स्टेटमेंट गिवन होगी और आपको आइडेंटिफाई करना होगा, दिस इज बायोटिक एंड बायोटिक, स्थलमंडल, थलमंडल, मतलब कुछ भी आपको एग्जाम में दे सकता है, ठीक है। तो मतलब सेकंड पेज पे इन सबको डिस्क्राइब जो है इस लेसन में किया गया है। छोटा सा लेसन है, बट देखना एग्जाम के लिए कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर क्रिएट हो जाती हैं। फिर थर्ड पॉइंट पे हम पढ़ते हैं अपना नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर है प्राकृतिक वातावरण, मीन्स जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है। अब हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट में भूमि है, जल है, वायु है, मतलब अपनी हवा है, एयर है, पेड़ पौधे हैं, प्लांट है, जीव जंतु हैं। तो ये सभी क्या मिलाते हैं गाइस? ये प्राकृतिक एनवायरनमेंट बनाते हैं, ठीक है ना। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे सब प्राकृतिक एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं। तो इसके अंदर क्या है, ये हम लास्ट क्लास में जो 6th क्लास की एनसीईआरटी हमने डिस्कस की थी बच्चे, हम उसमें भी ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। शायद वहाँ मैंने डिटेल से बताई थी, यहाँ इन शॉर्ट है। तभी कहते हैं बेस को कभी स्किप करके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जिन्होंने 6th क्लास नहीं देखी, दे गो विद द 6th क्लास एनसीईआरटी एंड देन मूव विद द 7th क्लास एनसीईआरटी, ओके। तो स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। स्थलमंडल को हम बोलते हैं लिथोस्फेयर, जलमंडल को अगेन आई सेड हाइड्रोस्फेयर, वायुमंडल इज अ बायोस्फेयर और वायुमंडल इज अ एटमॉस्फेयर और जैवमंडल इज अ बायोस्फेयर, ठीक है। तो हम ऑलरेडी इनसे परिचित हैं। अब लेकिन फिर भी ये दोबारा हम देख लेते हैं कि होता क्या क्या है भाई, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं यहाँ से सीधे सीधे।
पृथ्वी की ठोस परपटी और कठोर जो होता है उसको स्थलमंडल कहते हैं। चट्टानों और खनिजों से बना होता है, मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। इसमें पहाड़, मैदान, घाटी जैसी विभिन्न स्थल आकृतियाँ विषम धरातल में होती हैं। इसमें महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह भी पाई जाती हैं। इसमें वन, कृषि, मानव बस्ती, पशुओं के चरने के लिए घास स्थल होते हैं, खनिज संपदा। मैं समझाती हूँ क्या है। लिथोस्फेयर क्या होता है, जैसे अपनी जो अर्थ है, नेक्स्ट क्लास में अर्थ को ही पढ़ना हमने डिटेल से, तो यहाँ इतना कहानी नहीं सुनाऊंगी अर्थ की, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में डिटेल है। तो अर्थ के जो पार्ट्स होते हैं उसमें एक सबसे ऊपर का सरफेस होता है जो हार्ड सा होता है बहुत ज़्यादा, यार जिस पे हम लोग रहते हैं, सीधी सी बात है, जिस पे हम चलते हैं वो एकदम सख्त सी लगती है ना हमें, तो वही लैंड होता है, वही स्थलमंडल होता है। सीधी सी बात है, जो ऊपर वाला सरफेस होता है यही क्या होता है बच्चे, स्थलमंडल होता है। अब इसी स्थलमंडल पे हमें मिनरल्स मिलते हैं, खनिज मिलते हैं, पहाड़ मिलते हैं। अब कई बच्चों को लगता है स्थलमंडल का मतलब तो सिर्फ और सिर्फ लैंड होगा, मतलब सिर्फ भूमि ही स्थलमंडल होती है। बट मेक योर माइंड क्लियर, जो लैंड होता है, जो स्थलमंडल होता है, महासागर इज आल्सो द पार्ट ऑफ स्थलमंडल। मान लो ये धरती है, तो यहाँ पे धरती है बहुत सारी, लेकिन यहाँ पे महाद्वीप भी तो है, यहाँ पे महासागर भी तो है, कुछ भी तो हो सकता है। तो ये हैं तो सारे ही स्थल के ऊपर ना, तो ये सभी किसका पार्ट होते हैं, स्थलमंडल का पार्ट होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर। तो आपसे पूछ सकता है स्थलमंडल में क्या होता है क्या नहीं होता, तो मान लो ऑप्शन में महासागर आ जाए तो हम सोचेंगे यार महासागर तो स्थलमंडल में होता ही नहीं है, और हम ऐसे क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। और एनसीईआरटी से बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बट मैं कहूँगी एनसीईआरटी बुक पढ़ना द बेस्ट है। एसएस की तैयारी शुरू करने से पहले, जीके की तैयारी शुरू करने से पहले एनसीईआरटी तो कोई भी स्किप ना करे किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो स्थलमंडल में हम कृषि करते हैं, हम बस्तियां बसाते हैं, पशुओं को चराते हैं, यू नो वेल, और सभी चीज़ें एग्रीकल्चर वगैरह होती है जो हम अपना ह्यूमन एनवायरनमेंट एस्टेब्लिश करते हैं। ऑल थिंग्स इन लिथोस्फेयर पे ही होती हैं सभी चीज़ें। ठीक है, ये इसके अंदर दिखा रखा है, ये स्थलमंडल है। जैसे ये वाला देखो, घर वर बन रहा है, बस चल रही है, सड़क चल रही है, ये स्थल, ये खेत वेत हैं, ये सब स्थलमंडल का पार्ट है। ठीक है, फिर जल, ये देखो महासागर है, ये पूरा ये जलमंडल वाला पार्ट है। लेकिन और ये देखो वायुमंडल वाला, ये जो अपनी लैंड स्थलमंडल से जो ऊपर 1600 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है ये वायुमंडल होता है, एटमॉस्फेयर होता है ना। ये इसका समताप मंडल है जहाँ जहाज़ें चल रही हैं। क्लियर। और देखो इन तीनों से मैंने आपको बताया था पहले भी, कितना अच्छा सा डायग्राम, कितना प्यारा बनाते हैं एनसीईआरटी वाले। ये इन तीनों से मिलके बीच में क्या बन गया भाई, अपना बायोस्फीयर, क्योंकि हमें तो ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए और हमें ये भी चाहिए। बायोस्फीयर के अंदर हम रहते हैं। ठीक है ना, क्लियर। अब यहाँ बॉक्स में कुछ खास नहीं दे रखा, मतलब एक्टिविटी करवा के देख रखी है, तो नो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई यहाँ क्वेश्चन नहीं है खास। अब आ जाते हैं जलमंडल पे। तो जलमंडल जो हाइड्रोस्फीयर क्या होता है भाई, जैसे नदी, समुद्र, महासागर, आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है। इन सबको जब हम मिला देते हैं तो जल बन जाता है, जो सभी प्राणियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो जलमंडल कहते हैं। ठीक है, अब है वायुमंडल। तो वायुमंडल क्या होता है, जो पृथ्वी के, मैंने अभी आपको बता रही थी 1600 किलोमीटर तक, जो जैसे ये अर्थ है इसके जो 1600 किलोमीटर तक जो लेयर होती है वही क्या होती है, वायुमंडल होती है। ठीक है, ये ग्रेविटी बल से चारों ओर को थामे रखता है। ये जो वायुमंडल हमें लगता है ना हर चीज़ सिस्टमेटिक वेल सेट कैसे है, तो ये एक गुरुत्वाकर्षण जिसको ग्रेविटी फोर्स बोलते हैं, तो उससे ये क्या होता है, मतलब एटमॉस्फेयर जो है सही सेट रहता है। ठीक है ना, तो पृथ्वी के चारों ओर वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, चारों ओर के वायुमंडल को क्या करता है भाई, थामे रखता है, स्टॉप करके रखता है। ठीक है ना, नहीं तो एक बात आओ, अर्थ है ये और ये वायुमंडल है, यदि ग्रेविटी फोर्स ना हो तो ये गिर जाए ना, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट जरूर करेगा बट ये थामे रखेगा, ये फैल जाएगा यदि ग्रेविटी ना हो तो। आपको पता है न्यूटन ने दिया था लॉ ऑफ ग्रेविटी। अब वायुमंडल में बात करें तो वायुमंडल में 5 लेयर हैं भाई, जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी। अगेन मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ। वायुमंडल के अंदर जो वायुमंडल होता है, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं डिटेल से बोर्ड पे समझा दूंगी आपको। वायुमंडल में, ये तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ, बट एग्जाम में है ना इससे बहुत डीप क्वेश्चन आते हैं, तो इस वाले चैप्टर को मैं बोर्ड पे ले जाऊंगी तो मच बेटर मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, तो वायुमंडल में सबसे पहले शोभ मंडल होता है, जिसमें जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, कहीं बारिश आ रहा है, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो ये सभी शोभ मंडल में होती है। समताप मंडल जो होता है, इसके अंदर एरोप्लेन्स वगैरह मूव करती हैं, जो हवाई जहाज वगैरह चलाते हैं इसी के अंदर चलते हैं। फिर जो मीजोस्फेयर होता है, जो मध्य मंडल होता है, स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं समताप मंडल को। ठीक है, तो मध्य जो मंडल होता है इसके अंदर जो बेसिकली जो टेम्परेचर होता है ना बिल्कुल 0 माइनस पे आ जाता है। आयन मंडल के अंदर जो भी ये होता है ना, रेडियो तरंगे, जो हमारे पास नेटवर्किंग आती है, जो हम अब वाईफाई चला के वीडियोस डाउनलोड कर रहे हैं, सब जो नेटवर्किंग आती है आयन मंडल से आती है। बहिर्मंडल में तो बिल्कुल हल्की हल्की गैसें होती हैं, जो सबसे ऊपर होता है। ठीक है, तो वायुमंडल की ये 5 जो है क्या होती हैं बच्चे, लेयर होती हैं वायुमंडल की, 5 जो है लेयर्स होती हैं। और वायुमंडल में जो सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है, यू नो वेल, नाइट्रोजन इज़ अ हाईएस्ट जो गैस होती है सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन, जो 78% के अराउंड है। फिर ऑक्सीजन पाई जाती है जो 21%, हम मेजर 21% बोल देते हैं, बट एग्जाम के ऑप्शन में इफ़ यू फाइंड 20.9 20.9%, एग्जैक्ट है 20.9%।
ये जो है अपनी ऑक्सीजन है, फिर 0.03% 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन आजकल आपको पता है एटमॉस्फेयर कितना वर्स्ट होता जा रहा है, इतना वर्स्ट होता जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है अब बढ़ के 4% के नियरेस्ट हो चुकी है। बट यू जस्ट 3 ही आता है ज़्यादातर ऑप्शंस में। फिर जो अनदर गैसें हैं जैसे ऑर्गन्स वगैरह 0.09% है, फिर जो बाकी गैसें रह जाती हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है बच्चे? नाइट्रोजन है। और वायुमंडल में धूल, कण, जल वाष्प, आपको पता है ये सब कुछ वायुमंडल के अंदर होता है। मौसम, जलवायु, जो भी चेंजेस होते हैं हमारी अर्थ पे, वो सब बायोस्फीयर से होते हैं, वायुमंडल से होते हैं, ठीक है। सॉरी, मैं हमेशा क्यों बोल जाती हूँ, एटमॉस्फेयर से होते हैं। लास्ट है अपना जैवमंडल, बायोस्फीयर। तो जो अपने पादप, जीव जंतु मिलके जो संसार को क्रिएट करते हैं, पृथ्वी का एक संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ पर स्थल, वायु मिलकर, मतलब यही सेम जो हमने इस डायग्राम के अंदर देखा था, ठीक है, दैट इज़ बायोस्फीयर। मतलब इन तीनों से मिलके जो बनता है वो क्या होता है? अपना जैवमंडल। तो जैवमंडल में हम होते हैं भाई। इंसान किस मंडल में होते हैं? जैवमंडल में होते हैं। पूरा सजीव संसार होता है इसके अंदर, मतलब स्थल, जल, वायु तीनों जो है मिल जाती हैं, और जीवन यहाँ पर संभव हो जाता है क्योंकि सभी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड आया है, इस वर्ड को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। परितंत्र, जिसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम, ये ईवीएस में बहुत आता है क्वेश्चन बच्चे। परितंत्र, जिसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं, यह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ और एनवायरनमेंट में उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वो निवास करते हैं और ऊर्जा के स्थानांतरण करते हैं। आई विल एक्सप्लेन व्हाट ही वांट्स टू से, कि क्या है कि एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। हम पूरा आसपास रहते हैं, इकोसिस्टम क्या होता है इसको समझ लीजिए। हम पूरे इस दुनिया में रहते हैं, जंगल का एग्जांपल ले लो, जंगल में रहता है। आपने देखा होगा कीट पतंगों को छिपकली खा जाती है, छिपकली को कोई और खा जाता है, किसी और को कोई और खा जाता है, किसी और को कुछ ऐसा होता है ना। घास को कोई और खा जाता है, फिर उसको कोई और खा जाता है, और फिर वो अपना मतलब चीज़ें जो है मैनेज होती रहती हैं। कहने का मतलब एक सर्कल, एक चक्र चलता रहता है, एक इंसान दूसरा तीसरे की नीड को जो है क्रिएट करता रहता है और फुलफिल करता रहता है। तो ये जो अपनी प्रोसेस से ही चलती है, तो यही क्या होता है बच्चे? इकोसिस्टम। अकॉर्डिंग टू तो मीन्स समस्त जीवधारी आपस में इंटरेक्शन करते हैं। आपकी जो फिजिकल होती है, जो आपकी फिजिकल जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो आपकी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, इन सबको जो है आपस में ट्रांसफ़र करना। मेरे पास मान लो, सीधी सी बात है, लाइफ कैसे चलती है, मुझे किसी की नीड है, वो मेरी हेल्प करे, उसको किसी की नीड है, दूसरा उसकी हेल्प करे, दूसरे ने उसकी हेल्प करी तो वो तीसरे की करेगा। तो ऐसे ही तो इकोसिस्टम चलता है, ठीक है। तो रवि की कक्षा में एक एनसीसी के में जेसी ने आश्चर्य से पूछा कि कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, मुझे अपना केरल याद आ गया और तुम सब आकर देखना कि हरे भरे खेत खलियान, मतलब ये समझा रहा है। फिर जैसलमेर में रहने वाले ने कहा, अरे अरे मेरे यहाँ तो बारिश ही नहीं होती, मेरे यहाँ तो कीकर कीकर है। मतलब कहने का हर जगह का इकोसिस्टम का सिस्टम जो अलग अलग होता है। ऊँट तो मिलेंगे ही, रेगिस्तान जाओ, मतलब ये ऐसे बात करे भाई, छिपकली मिलेंगी, कीट मिलेंगी। देखो ये समझा रखा अपना इकोसिस्टम, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जंगल है, जंगल में देखो जैसे हिरन खाते हैं, फिर ये बड़े पक्षी हैं, फिर ये पानी पीते हैं, मतलब ऐसे ऐसे जो अपना इकोसिस्टम जो है चलता रहता है, ठीक है ना। मीन्स डिफरेंट स्थानों पे जो जीव जंतु होते हैं, जो अलग, उनका रहने का तरीका डेफिनेटली अलग है। जैसलमेर वाला अलग है, हम हरियाणा वाले अलग है, यूपी वाले अलग होंगे, एमपी वाले अलग होंगे, कोलकाता वाले अलग होंगे। डेफिनेटली हर एक इंसान का रहन सहन का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है, भिन्न होता है। सभी एक दूसरे से मतलब बिल्कुल डिफरेंट वे में जीते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट डे आपको याद रखना है, ठीक है। एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है भाई? 5 जून को, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन याद रखना। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ठीक है। तो सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु अपने आसपास के एनवायरनमेंट पर आश्रित होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। जीवधारों को आपस में आसपास के वातावरण के साथ परितंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे अधिक वर्षा वाले वन, मतलब घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, छोटे छोटे ताल मिला के, मतलब सीधी सी बात है, छोटे से लेके हर बड़ी चीज़ मिलकर जो आपस में निर्वहन चलता है, आपस में सिस्टम चलता है, वही इकोसिस्टम कहलाता है, ठीक है। जिस पार्क में आप खेलते हो वो भी एक इकोसिस्टम का एग्जांपल है, क्योंकि वहाँ आप खेल रहे हो, छोटे बच्चे खेल रहे हो, पेड़ पौधे हैं, तो सब मिलके डेट इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम। अब अगला दिया ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो मानव एनवायरनमेंट में कुछ खास एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा है कि ह्यूमन जो एनवायरनमेंट होता है वो पारस्परिक इंटरेक्शन करते हैं। डेफिनेटली वी आर ह्यूमन बींग्स, सो वी हेल्प ईच अदर, हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। प्रारंभिक मानव में मतलब प्रकृति को अनुरूप बना लिया था भाई, इंसान अपने अकॉर्डिंग जो जीवन उसका सरल होए, तो आसपास से अपनी वो नीड्स को पूरी करता है। जैसे उसने फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना, मतलब वो एग्रीकल्चर करने लगा, जो पशुओं को पालने लगा, अपना एक स्टेटिक जो लाइफ को स्पेंड करने लगा। उसने व्हील को इन्वेंट कर लिया, पहिए को आविष्कार कर लिया, आवश्यकता से अधिक उसने अन्न उगा लिया, मतलब वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। वस्तु विनिमय होता है
एक्सचेंज द थिंग, एक चीज़ के बदले बार्टर सिस्टम बोलते हैं कि आपको एक चीज़ चाहिए तो दूसरी चीज़ आप ले लो। स्टार्टिंग में कोई पैसा थोड़ी ना था, चीज़ के बदले चीज़ ली जाती थी, तो व्यापार आरंभ हो गया। मतलब इस तरीके से औद्योगिक क्रांति आ गई। मीन्स ये बता रहा है कि ह्यूमन एनवायरनमेंट कैसे इस्टेब्लिश हुआ। तो इस तरीके से भाई फिर कम्युनिकेशन क्रांति आ गई, फिर सहज हो गया, द्रुत मीन्स सब कुछ बहुत तेज़ होता चला गया। और फिर इस तरीके से भाई जो एनवायरनमेंट है, जो पर्यावरण है, उसके भी संतुलन भी बहुत ज़रूरी है। आपको पता कभी सर्दी आती है, कभी गर्मी आती है, कभी हम तरबूज खाते हैं, कभी हम मूंगफली खाते हैं। तो डिट इज़ ऑल थिंग्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। ठीक है ना। कोई हरियाली की बात करता है, कोई बच्चा कहता है यार मेरे यहाँ तो गर्मी है। तो डिफरेंट डिफरेंट के जो पर्सन हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट को जो है क्या करते हैं, स्पैन जो है करते हैं। तो इस लेसन में बहुत खास नहीं था, इतना ही था। तो एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन बन सकते हैं, अगेन आई रिपीट, कि आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड डेफिनेशन का क्वेश्चन बन सकता है कि एनवायरनमेंट क्या है, उसके अंदर क्या क्या होता है। फिर आपका एनवायरनमेंट के कंपोनेंट से पक्का क्वेश्चन बनेगा, नेचुरल कौन से होते हैं, मैनमेड कौन से होते हैं, ह्यूमन कौन से होते हैं। तो ये पक्का आप क्वेश्चन याद रखना। बायोटिक नॉन बायोटिक से क्वेश्चन बनने की 100% एक्सपेक्टेशंस हैं, बिल्कुल बन सकता है। फिर अपना ये जो स्थल मंडल है, वायुमंडल, इनको डिटेल से, और वायुमंडल की जो लेयर्स हैं इनको डिटेल से आप करेंगे। ठीक है गाइज। तो आई होप आपको एनसीईआरटी सीरीज़ अच्छी लगी। भाई सच में मुझे बताना कि आपको एनसीईआरटी सीरीज़ कैसी लग रही है। और 7th क्लास की मैंने स्टार्टअप कर दी है। अब साइड बाय साइड 6th क्लास की हिस्ट्री को भी मैं स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि 8th क्लास तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल तीनों सब्जेक्ट करवाने तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, बट हम कंटिन्यू रखेंगे आपके हर एग्जाम के लिए। सो होप सो गाइज यू लाइक द वे आई एक्सप्लेन द थिंग्स, और इफ़ यू लाइक देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। पहली बार जुड़े हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यू विल फाइंड मोर सब्जेक्ट्स। आपको हिंदी, इंग्लिश, हरियाणा जी के बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी मैंने करवाए हैं, उनको भी देख सकते हैं। और यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम में जा रहे हैं तो आपको साइकोलॉजी या टीचिंग मैथोलॉजी, केवीएस वगैरह के लिए चाहिए, तो मैंने ऑनलाइन कोर्स भी स्टार्टअप कर रखा है। यूट्यूब पे बहुत कुछ है, बट साइड में ऑनलाइन कोर्स भी है, और आप चाहें तो किसी भी कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश लिटरेचर है या कोई भी है। माई कॉन्टैक्ट नंबर्स ऑफ अचीवर्स अकेडमी 7015467794, 9034022541। बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद मी।